हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30 और जिसकी डेट है 12 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यानी कि वैश्वीकरण। जो आजकल जो बाज़ार है उनका दायरा क्या हुआ है, सीमित नहीं हुआ है। जो सीमित था पहले एक ही देश में एक ही एरिया में चलते थे, अब उसका वैश्वीकरण हो चुका है। और अर्थव्यवस्था में भी, भारत की अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में जो वैश्वीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण स्थानीय व विदेशी दोनों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, जो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, इससे जो वहाँ के स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच अधिक एक तो कंपटीशन हो गया है। और पर्टिकुलरली हम देखें तो जो शहरी क्षेत्र हैं, जो जनसंख्या हमारी शहरों में रहती है और उसमें भी स्पेशली जो धनी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, और उन कस्टमर को बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि अब क्या हुआ है, उन कस्टमर्स के सामने एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। जैसे हम फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे तो एक है एप्पल का फ़ोन, एक है सैमसंग का फ़ोन, एक है रेडमी का फ़ोन। तो वो आप देखते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सा फ़ोन दे रहा है और कीमत किसकी कम है। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट में भी है। क्योंकि 4 प्रोडक्ट होंगे तो हम उसमें से कंपेयर कर सकते हैं ना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर हो गई हमारे सामने एक तो हम कैसे करेंगे। तो इसलिए उन उपभोक्ताओं को अब ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कम पैसों में वो बेहतर गुणवत्ता का आनंद लेते हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन बनाती हैं, जो भी फैक्ट्री हैं प्रोडक्ट बनाती हैं, और या फिर जो मज़दूर हैं, सब पर एक ही तरीक़े का प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब सभी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो या सभी को कम फ़ायदा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पे इसका रेशियो उसकी स्थिति के अनुसार पड़ा है। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। ये जो कॉलम है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। बच्चों, ये वर्कशीट का फ़ॉन्ट तो बहुत छोटा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। सॉरी, ये ऊपर चला गया था बच्चों। आगे है इसमें कि उद्योगों में सेल फोन। अब क्या हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सेल फोन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और बैंकिंग जैसी सेवाओं में निवेश बढ़ गया है। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है इन सब चीज़ों में, ये जो हमने अभी नाम पढ़े। उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन हुआ है। और जब ये कोई भी उद्योग लगेगा किसी भी तरीके का, तो वहाँ पे नई नौकरियाँ तो होगी, तो नई नौकरियाँ भी हुई है इससे। और इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियाँ समृद्ध हुई हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो इनको रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल प्रदान करती हैं, वो कंपनियाँ अब थोड़ी सी साउंड हो गई हैं, थोड़ी सी समृद्ध हो गई हैं। अब देखते हैं आगे शीर्ष भारतीय कंपनियों पर। जो टॉप की भारत की कंपनी है उन पे क्या प्रभाव पड़ा है। उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीक़ों से निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को बढ़ा दिया है। समझ रहे हो, नई टेक्नोलॉजी ले आए हैं और उत्पादन के डिफरेंट तरीके ले आए हैं, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और जो भी उनके जो प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको भी बढ़ा दिया है। कुछ के विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया है और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं कि भारत की कंपनियों के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया और उनका अच्छा बिजनेस हो रहा है। कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई हैं। ये भी हुआ है कि बहुत सी जो इंडियन मल्टीनेशनल भी बन गई हैं, है ना। कि ऐसे ही नहीं, एमएनसी अमेरिका की हो सकती है मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। भारत की भी बहुत सारी कंपनी इससे क्या हुई है, वैश्वीकरण होने की वजह से वो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। जैसे कि टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनबैक्स बन गई है।
आईटी जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करने के लिए भी अवसर प्रदान हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन से भारतीय कंपनियों में ये हुआ है, जो आईटी जैसी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को कि उसमें भी हम अपनी सर्विस दे पाएँ। छोटे भारतीय निर्माताओं पर क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण ने कुछ चुनौतियाँ पेश कर दी है। मतलब छोटों पे क्या हुआ है, छोटों के लिए कुछ चैलेंजेस आ गए हैं, बड़ों के लिए तो फ़ायदा है। अब छोटों के लिए क्या चैलेंजेस हैं? छोटे निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिल रही है। मतलब कंपटीशन बढ़ गया उनके लिए। बैटरी, जो कैपेसिटर, प्लास्टिक के खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, तेल कुछ उदाहरण है। मतलब आप ये देखिए, अब अगर हम इंडिया के सामान बना रहे हैं और हमारा एक खिलौना बन रहा है, कॉस्ट पड़ रही है उसकी 50 रुपये, और उसको इंडियन जो निर्माता है, जो भी इंडियन भारतीय जो भी निर्माता है उसको बना रहा है, वो उसको 50 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आगे चाइनीज़ प्रोडक्ट वो जो 20-20, 30-30 रुपये में बिक रहे हैं। तो क्या हुआ है, इससे जो छोटे भारतीय निर्माता हैं उनका बिजनेस तो कम हो गया ना। तो इस तरीके से उनका बिजनेस कम हुआ है। इनमें से कई इकाइयों के कई श्रमिकों को रोज़गार देने के लिए बंद कर दिया, और कई लोगों ने तो क्या किया है इसकी वजह से, क्योंकि अब बाहर से सामान इजीली अवेलेबल है, तो यहाँ बनाने की ज़रूरत क्या है, कम कॉस्ट में मिल रहा है, तो यहाँ के कई मज़दूरों का रोज़गार भी छिन गया उसकी वजह से। अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोज़गार देना पसंद करते हैं, जिससे नौकरी का नुकसान होता है। और बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, ऐसे नहीं देते कि फ़िक्स उनको दे दी नौकरी और वो काम करते रहेंगे। अब उन्हें कहते हैं भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, 20 दिन काम करोगे, 1 महीना करोगे, 2 महीना का। देखो, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं? वो स्टेप जो विदेशी निवेश जिससे हमारे यहाँ आके पैसे खर्च करें, इन्वेस्ट करें, वो क्या क्या उपाय करे गए हैं? औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करी गई है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। SEZ में उत्पादन जो इकाइयाँ रखने वाली कंपनी है उनको शुरुआती 5 साल के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। मतलब जिनको भी IZ के जो उत्पादन वाली कंपनी होगी उनको 5 साल के लिए जो उनका टैक्स है वो फ्री कर दिया गया है। श्रम कानूनों में लचीलापन ला दिया गया है। श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने की बजाय क्या हुआ है, काम के तीव्र दबाव होने पर कंपनियां छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग से काम पर रखती हैं। मतलब अगर कंपनियों के पास काम आया तो कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे लोगों को रख लिया, और काम नहीं है तो उनको निकाल के फेंक दिया, इस तरीके से, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि भाई हमें निकाल दिया, इस तरीके से होता है कि उनको रखा और निकाला। ये कंपनियों के लिए श्रम की लागत को कम करते हैं। कंपनियों को तो फ़ायदा है क्योंकि उन्हें 12 महीने नहीं देना पड़ रहा उन्हें पैसा। अगर 4 महीने का काम है तो 4 महीने दे रहे हैं, 6 महीने का काम है तो 6 महीने दे रहे हैं। फिर भी विदेशी कंपनियां अब भी संतुष्ट नहीं है, ठीक है, और श्रम कानून और अधिक लचीलेपन की मांग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि और श्रम कानून बनाओ और उसमें और लचीलापन लाओ जो और भी इजी रहे, ठीक है। आप देखो, इस प्रकार से सभी को वैश्वीकरण का लाभ नहीं हुआ है। अगर हम कहने लगे वैश्वीकरण से सबको लाभ हुआ है तो ये सरासर गलत हो गया। सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को ये फ़ायदा करे या कैसे के लिए इसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए। इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर और शक्तिशाली बल्कि जो देश के सभी लोगों के हित के लिए रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि श्रम कानून ठीक से लागू हो, श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का प्रयोग कर सकती है। वह उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से बातचीत कर सकती है। ये तो आपको समझ ही आ रहा है, बिल्कुल सीधा लिखा है। पिछले कुछ सालों में लोगों के संगठन द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। मतलब पिछले कुछ सालों में क्या करते हैं, लोग अपना संगठन बना लेते हैं और अभियान चलाते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। प्रतिनिधित्व ने इन दोनों पे क्या करा है, इनको दोनों को क्या करा है, इफेक्ट पड़ा है इससे।
इनसे प्रदर्शित किया गया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि वैश्वीकरण निष्पक्ष हो, ऐसा ना हो धनी लोगों को लाभ पहुंच रहा हो और जो गरीब लोग हैं बेचारे उसको कोई लाभ नहीं, नुकसान के अलावा। आप देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का बच्चों आप ये आंसर लिखोगे, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कैसे? क्योंकि इससे छोटे भारतीय निर्माताओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है, जिससे कई इकाइयों के श्रमिक और रोजगार देना बंद कर दिया गया है और उन्होंने श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना शुरू कर दिया है, जिससे नौकरी को नुकसान हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है SEZs क्या है, उन्हें विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया है? तो बच्चों आप इसको ये लिखेंगे इसका आंसर कि ये क्या है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा है कि रमन एक जूता बनाने की फैक्ट्री में स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन कंपटीशन के कारण कारखाने बंद हो गए, उन्हें अपनी नौकरी खो दी। उन्होंने कंपनी द्वारा लगभग आधे दाम पर रखा गया, जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से रखा गया श्रमिकों को, मतलब अब उन्हें निकाल दिया, अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे लचीले ढंग से। तो इसका क्या प्रभाव होगा, उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका आंसर बच्चों आप ये लिखेंगे। थर्ड का क्वेश्चन बस इतना ही काफ़ी है। आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है निष्पक्ष वैश्वीकरण से मतलब क्या है? क्या आपको लगता है निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो आप इसका आंसर ये लिखोगे, ये है सभी के लिए अवसर पैदा किया जाए और अधिक निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे सभी लोगों को लाभ ना हो, लेकिन केवल शक्तिशाली और अमीरों बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट नंबर 30 आपकी सोशल साइंस की। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलना। थैंक यू।